हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। सो गाइस, यहां पे हमारा जिला दर्शन चल रहा है और जिला दर्शन में हमने पौड़ी जनपद को कवर कर लिया है। तो आगे हम आज देखने जा रहे हैं चमोली जनपद। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज चमोली जनपद अपना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं चमोली जनपद का इतिहास। तो इसकी जो हिस्ट्री है ये काफ़ी डीप है, आपको इसको वेदों में पुराणों में इसका खूब उल्लेख मिलेगा। तो इसी कड़ी में ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, चमोली में एक पुराना गांव है जहां पे माना जाता है कि जब जल प्रलय आ चुकी थी पृथ्वी में, ना पृथ्वी का एक तरीके से समापन होने के लिए जा चुका था, तो उस समय पे पुराना गांव में ही सप्त ऋषियों ने आकर के अपनी जान बचाई और फिर यहीं से आगे जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की राजधानी थी। कत्यूरी वंश, आप जब हिस्ट्री आगे हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको कत्यूरी वंश देखने को मिलेगा। तो वहीं पे जोशीमठ में ही इनकी राजधानी थी। इसके अलावा विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने 4वीं शताब्दी में यहाँ एक विशाल मंदिर हिमाद्री शैली में बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर मंदिर या फिर पहले जो इसका नाम था वो रुद्र महालय के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन मंदिरों में राज्य का यह सबसे बड़ा मंदिर है। ये काफ़ी आपके लिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डायरेक्टली कि प्राचीन मंदिरों में उत्तराखंड का कौन सा मंदिर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप गोपेश्वर याद रखिएगा। अगर जो आपके पास रुद्र हिमालय भी आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो आप रुद्र हिमालय भी वहाँ पे अपना लिख सकते हैं। अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, दो नहीं आएंगे, तो ध्यान रखिएगा गोपेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा ही मंदिर है। इसके अलावा ये किस शैली में बना हुआ है पूछा जाएगा, तो ये हिमाद्री शैली में बनाया गया है। तो जो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि जो ये गणपति नाथ थे इन्होंने किस शताब्दी में बनवाया। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दो बुकों का रेफरेंस लिया है, एक परीक्षा वाणी का और एक अजय रावत जी का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उन दोनों बुकों में 34वीं शताब्दी लिखा है, जबकि सिंगल लाइनर जो उत्तराखंड की आती है BS नेगी जी के द्वारा जो यहाँ पे निकलती है, वहाँ पे लिखा है 6वीं शताब्दी में। तो मैंने दो का रेफरेंस लिया है। यदि आपके पास क्वेश्चन में आता है कभी ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। पहला तो आपका 34वीं शताब्दी और दूसरा 6वीं शताब्दी। अगर जो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो आपके पास ईजी हो जाएगा, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जो ये मंदिर है गोपेश्वर का मंदिर, इसमें हमारे कुछ नागवंशियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 4 नागवंशी राजाओं के नाम प्रमुख हैं। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्कंद नाग का नाम आता है, विभु नाग का नाम आता है, अशु नाग का और गणपति नाथ का। गणपति नाथ ने स्वयं इसका निर्माण कराया था, तो उसके जो वंशज रहे होंगे स्कंद, विभु एवं अशुनाग, उनका नाम वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चमोली का जो पुराना नाम था, ये पुराना नाम लाल सांगा था। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमसे लगभग सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन पेपरों में ये पूछा गया था, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था। सभी को याद हो चुका है, बाड़ाहाट। इसके अलावा काशीपुर का पुराना नाम क्या था, गौविसाण, सबको याद हो चुका है। लेकिन चमोली का पुराना नाम क्या था, अब इसकी बारी है। इसके अलावा गोपेश्वर का भी एक पिछले किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, जो मैंने जो अभी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो चमोली का पुराना नाम लाल सांगा, याद रखना जरूर। सांगा आपको याद होगा, सांभा याद होगा, सॉरी। तो ये सांगा है, सांभा और सांगा दोनों याद रख सकते हैं। चमोली में बिल्कुल पत्थर में बैठे रहते हैं, चोटी पे। वर्ष 1872 में चमोली को तहसील बनाया गया। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि पहले तहसील बनी थी चमोली जब 1872 में, उसके बाद यहाँ पे आगे चल के इसका जिला का गठन होता है। आगे देखते हैं। 24 फरवरी 1960 में पौड़ी जिले के चमोली को एक अलग जनपद के रूप में गठित किया गया। 1872 में इसे तहसील का दर्जा मिला। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 24 फरवरी 1960 में इसे यहाँ पे आप अलग से एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी डेवलप कर दिया गया था। इसी कड़ी में आगे देखते हैं। 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में आई बाढ़ से चमोली जनपद का राजकीय भवन नष्ट हुआ था, जिसके बाद इसका मुख्यालय गोपेश्वर में स्थापित कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हमारा उत्तराखंड डिजास्टर में जो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं थी काफ़ी आती हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं भी आई हैं, जबकि पूरा राजभवन ही नष्ट हो गया था चमोली का। उसके बाद इसे गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान चमोली से ये लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है। गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम था, ये गौ
थला या फिर गौस्थल है। तो ये ध्यान रखिएगा, गौथला या गौस्थल दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आप दोनों में से किसी एक को यहाँ पे टिक मार के आ जाएगा। दोनों कभी नहीं आएंगे एक साथ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो वहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपको वहाँ पे अगर जो क्वेश्चन में मिलते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं, आपके पास फिर ऑप्शन ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों ऐसे करके आपके पास आएगा। तो ध्यान रखिएगा, गौथला या गौस्थल यहाँ पे गोपेश्वर का पुराना नाम है। आइए अब चमोली की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। तो गाइज आपको काफ़ी सारी बुकों में मिलता है कि इसका जो ये हमारे जनपद का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़िला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे चमोली की डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 8030 वर्ग किलोमीटर का ये जो क्षेत्रफल है चमोली का है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो क्षेत्रफल है रुद्रप्रयाग को मिला के है, लेकिन नहीं, रुद्रप्रयाग की वेबसाइट में आपको अलग से मिलेगा और चमोली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप ये वेरीफाई भी कीजिएगा अपने आप से भी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे वेरीफाई करना। तो राज्य की जो अधिकांश ऊंची चोटियाँ हैं हमारी, वो सारी चमोली जनपद में ही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी कामेट, इसके अलावा माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, संतोपत, इसके अलावा भी काफ़ी अन्य सारी ऊंची चोटियाँ हैं, तो जो हमारी चमोली जनपद में ही आती हैं। ये जब हम आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें मैं आपको ये क्लियर करवा दूँगा। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं चमोली जनपद के आंदोलन। तो चमोली जनपद के आंदोलन काफ़ी फेमस रहे हैं। इसमें डूंगा पैंतोली आंदोलन ये काफ़ी फेमस है, और आजकल एक तरीके से आप समझ लीजिएगा जो आंदोलन का ट्रेंड है वो इसी तरीके से चल रहा है हमारे एग्ज़ाम्स में, कि वो हिडन एक तरीके से जो आंदोलन होते हैं जिनके कम नाम होता है उनको पूछते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, डूंगा पैंतोली, पैंतोली चमोली, पैंतोली चमोली ऐसे करके याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं। डूंगी पैंतोली नाम का जो आंदोलन है ये चमोली में चला था, तो याद रखने का ऐसा होगा आपके लिए चमोली पैंतोली, चमोली पैंतोली ऐसा करके आप रिलेट करके अगर जो पढ़ेंगे तो वो याद आपको डेफिनेटली हो जाएगा। ये जो आंदोलन था ये मुख्यतः बांस के जंगलों को काटने के विरोध में हुआ था। आपको पता होगा कि वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, अगर जो पेड़ ना हो धरती के ऊपर तो जो ज़मीन होती है वो काफ़ी हल्की हो जाती है, और जब भी हल्की फुल्की बारिश होती है तो उसमें भी भूस्खलन आपको देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया था। और आइए चलते हैं अगले आंदोलन की तरफ, झपटो छीनो आंदोलन। ये काफ़ी अहम एक आंदोलन है चमोली के इतिहास में। ये जो आंदोलन है रैणी गांव एवं लाता गांव के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से 21 जून 1998 में शुरू किया गया था, और ये जो शुरू हुआ था ये लाता गांव में हुआ था। यहाँ पे जो ग्रामीण थे उन्होंने धरना दिया प्रशासन के विरुद्ध में, और फिर ये आंदोलन यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये उद्देश्य था नंदा देवी पार्क का प्रबंधन जो था वो ग्रामीणों को मिले। इसके अलावा जो वहाँ पे परंपरागत वनों के हक थे ग्रामीणों के, वो उनको बहाल कराए जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वन आंदोलन यहाँ पे उत्तराखंड में कोई भी मिलते हैं तो सरकार ने अपनी मनमानी से यहाँ पे पेड़ों को खूब काटा है, और अपनी मनमानी के हिसाब से ही ग्रामीणों का जो भी यहाँ पे पक्ष था उसको समाप्त किया है। तो इसी क्रम में ये एक छीनो झपटो आंदोलन यहाँ पे हुआ था, क्षमा चाहूँगा, झपटो छीनो आंदोलन। तो गाइज़ अगला आंदोलन जो है चमोली का ये है मैती आंदोलन। इस आंदोलन के जो प्रेरणा थे ये थे ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत जी। इन्होंने 1996 में इस आंदोलन को शुरू किया था। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्थान ने किया। हिमालय वन्य जीव संस्थान आपको याद रखना है, ये 1974 में गठित किया गया था हिमालय वन्य जीव संस्थान। तो जो इसका आंदोलन का शुरू करने का श्रेय जाता है ये जाता है कल्याण सिंह रावत जी को, और इसी आंदोलन को जो मूर्त रूप दिया था ये दिया था हिमालय वन्य जीव संस्थान ने। हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन 1974 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। मैती आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये आंदोलन हुआ क्या था इस आंदोलन के में एक्चुअली में। तो ये जो आंदोलन होता था, जो भी हमारे यहाँ पे शादी होती थी जिस उस टाइम पे, और अभी भी ये चलता है कई जगहों पे रिवाज है ये, तो लड़की के घर वाले
लड़की अपने घर में एक पेड़ लगाती थी, और जब उसकी शादी होती थी तो लड़के वाले उस पेड़ की रक्षा के लिए लड़की के घर वालों को कुछ पैसे देते थे, और वो एक तरीके से लड़की की वहाँ पे निशानी होती थी। और ये पौधा फिर लड़के वाले भी वहाँ पे आके एक पौधा लगाते थे, और उस पौधे की रक्षा के लिए भी जो लड़की के परिवार वाले होते थे उनको वहाँ पे कुछ पैसे देते थे, ताकि वो उस पौधे की रक्षा कर सकें। इसके अलावा चिपको आंदोलन, ये दुनिया में काफ़ी फेमस एक आंदोलन है चिपको आंदोलन। इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, जो चिपको आंदोलन था ये गौरा देवी जी के द्वारा 1974 में शुरू किया गया था। गौरा देवी जी के पति का नाम मेहरबान सिंह था। तो जो इनका संबंध है ये रैणी गांव से हैं। ये आपको पता होगा, रैणी गांव चमोली में आता है, ऋषिगंगा घाटी में। तो ध्यान रखिएगा, ऋषिगंगा घाटी में ये रैणी गांव पड़ता है। तो ये 1974 में ये शुरू किया गया था चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के द्वारा। इसके अलावा इसके जो अन्य मुख्य पहलू हैं, देवी जी को वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आपके लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। गौरा देवी जी को 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अन्य जो इसके पहलू हैं आंदोलन के, वो देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था ये वनों की अवैध एवं अंधाधुंध कटाई को रोकना था। तो जो हमारी उस टाइम यूपी सरकार थी, उन्होंने चोरी छिपे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दोहन हुआ था हमारे प्राकृतिक संसाधनों का। हमारी उस टाइम की जो सरकार थी, तात्कालिक जो सरकार थी, उनके द्वारा धीरे धीरे गाँव वालों में जागरूकता फैली। इसी कड़ी में गौरा देवी जी ने जो पेड़ थे वहाँ पे अपने जितने भी ग्रामीण महिलाएं थीं, उनके मित्र थी, तो उनको साथ में लेकर पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों पे हाथों से हाथ बांध के चिपक गए थे, ताकि इससे पेड़ों की रक्षा की जा सके और पेड़ों की कटाई ना हो। तो ये आंदोलन आज भी पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है इसी चीज़ को लेके। और इसी कड़ी में चिपको आंदोलन को जो आगे देखते हैं कि इसमें ही आगे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जिसके माध्यम से ये आज दुनिया में इतना प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जो हमारे पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत एवं चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत एवं चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम और सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन इसी कड़ी में आपको अब जो ध्यान रखना है वो गोविंद सिंह रावत जी का नाम ध्यान रखना है। अगर तो आप सुंदरलाल बहुगुणा जी का और चंडी प्रसाद बहुगुणा जी का नाम क्षमा चाहूँगा, चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे गोविंद सिंह रावत जी का नाम ईजिली याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है यहाँ पे कि निम्न में से किस पर्यावरणविद का संबंध अपने चिपको आंदोलन से नहीं है या चिपको आंदोलन से है। वहाँ पे आपको गोविंद सिंह रावत जी का नाम भी दिया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से अब बनते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में नारा दिया, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, वन जागे वनवासी जागे। ये आपको ध्यान रखना है, 1977 में ये नारा दिया गया था। और जो चिपको आंदोलन की महिलाएं थी आंदोलनकारी, उन्होंने ये यहाँ पे दिया था। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कुल महिलाओं की संख्या थी उस टाइम पे जिनके माध्यम से शुरू किया था वो 21 थी। 21 यहाँ पे संख्या थी जिनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में ही जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पे आता है, ये चिपको आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए एक टॉपिक है जो कि आपको याद रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चिपको आंदोलन को एक सामयिक जीविका पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, यानी कि इसको एक जीवंत रूप दे दिया गया था। ये इसे मिला था 1987 ईस्वी में। इसके अलावा चमोली जनपद के कुछ सरकारी जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनको देख लेते हैं। जड़ी बूटी पौध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है, याद रखिएगा, जड़ी बूटी पौध एवं विकास संस्थान। जबकि उच्च स्तरीय
उच्च स्तरीय पौध विकास संस्थान ये श्रीनगर में है, और जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये गोपेश्वर में है। राज्य का विधि कॉलेज ये भी आपको गोपेश्वर में मिलेगा। साथ में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में गौचर में हुआ था। गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है वो आपको देहरादून में मिलेगा। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान जो है ये आपको गौचर में मिलेगा, चमोली के गौचर में। आपको ध्यान रखना है 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान पीपल कोटी चमोली में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मंडुआ जो है हमारे यहाँ पे एक राजकीय खेती के रूप में विकसित है काफ़ी। और आपने सुना होगा कोदे की रोटी, तो वही मंडुआ को गढ़वाली भाषा में कोदा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो अनुसंधान है वो पीपल कोटी में है। चमोली के किमोट गाँव को 2008 में संस्कृत ग्राम का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए यहाँ से एक और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किमोठा गांव है चमोली का, इसको 2008 में संस्कृत ग्राम का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो पॉइंट हैं ये सारे क्लियर हो चुके होंगे गाइस। और मैं आपको आगे जानकारी दे दूं कि चमोली काफ़ी बड़ा जनपद है, तो इसके और भी जो पार्ट हैं वो मैं लेके आऊँगा। और ये ना सोचिएगा कि चमोली में काफ़ी कम आपने पढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपको जो पूरी नॉलेज है चमोली की ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँ। और जो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, राजकीय विधि कॉलेज जो है आपका गोपेश्वर में स्थित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक विधि कॉलेज जो है हमारा ये आपका भवाली में भी पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विधि कॉलेज वहाँ पे है, तो एक विधि कॉलेज आपका भवाली में भी पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।